बीए फाइनल ईयर के हिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक है। कोटा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें देखिए आपके दो तरीके के सवाल आते हैं पहली यूनिट में से। पहला यूनिट में से आपके सवाल आता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत, और एक सवाल आता है या तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर तीनों रियासतों में जो हमें समस्याएं पेश हुई थी एकीकरण के दौरान, ये सवाल आते हैं आपके। हम उन चीज़ों को समझ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत हमें क्या क्या मिली है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे नेताओं ने जो जो काम किया है और जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं उन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो। जैसे आम जनता की भूमिका ज़बरदस्त थी, गांधी जी के साथ आम जनता ने दांडी मार्च किया था। इसके अलावा गांधी जी के साथ भूख हड़ताल की थी, सत्याग्रह किया था। तो आम जनता का जो भूमिका है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और हमें ये सीख मिलती है कि जनता का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसने राजनीतिकरण किया, ठीक है, और भावनात्मक एकीकरण किया। देखिए, यहाँ से ये हमारे भारत के जो दक्षिण में कोई लोग रहता है और यहाँ हिमालय की गोदी में कोई लोग रहता है, उसका धर्म चाहे कुछ भी हो लेकिन वो आपस में एक दूसरे से भावनात्मक रूप से बंधे हुए हैं, ठीक है। चाहे गुजरात का कोई मुस्लिम हो, चाहे असम का कोई हिंदू हो, ठीक है, चाहे मजहब कोई भी हो, ठीक है, या पंजाब का कोई सिख हो, भारत को एक राष्ट्र के रूप में मानता है और आपस में भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये जो एकीकरण की भावना पैदा की है वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन ने विकसित की है। हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था भारत का, वो विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन था, ठीक है। काफ़ी जो लोग हैं इसमें शामिल थे, कोई 10-5 लोगों का ये आंदोलन नहीं था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने हमारे जो नेता थे उनको मानव अधिकारों की समझ दी। इसीलिए जो संविधान जब बना था तब संविधान में मूल अधिकारों को स्थान दिया गया। देखिए, प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेता थे उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझा। क्योंकि कई बार क्या होता था कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रेस की जो आज़ादी है उसको ख़त्म कर दिया जाता था। तो हमारे जो नेता हैं वो अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पाते थे, जनता तक नहीं पहुंचा पाते थे। तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया और शुरू से ही हमारा जो संविधान का जो आर्टिकल है 19, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। ये चीज़ें आपको एग्जाम में लिखनी है टॉपिक बना के। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की आलोचना। देखिए, भारत ने शुरू से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता हैं उन्होंने शुरू से ही औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की आलोचना की है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था क्या होती है? जैसे मान लो ये कोई देश है, इस देश पर आपने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये आप इस देश के निवासी और इस देश पर आपने कब्जा कर लिया ये वाले पे, और आप इस देश पर अपना शासन कर रहे हैं और यहाँ से जो माल वगैरह है वो अपने पास मंगा रहे हैं। तो ये आपके लिए क्या हो गया, एक उपनिवेश हो गया, ठीक है। तो भारत के जो नेता थे उन्होंने हमेशा ही औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की आलोचना की थी, क्योंकि ये एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको ख़त्म कर देता है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो एक सुधारवादी आंदोलन था। इसने धार्मिक सुधार, जातिगत सुधार, ठीक है, इन पर जोर दिया। जैसे सती प्रथा को ख़त्म किया, ठीक है, बच्चों की जो हत्या होती है उसको ख़त्म किया इसने जाति की कठोरता के लिए जो छुआछूत है उसको ख़त्म किया, दलित आंदोलन चलाए, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने जाति प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की, छुआछूत को ख़त्म करने की कोशिश की। इसीलिए आर्टिकल जो 17 है उसमें छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन में सभी मजहब के जो नेता थे उन्होंने भाग लिया। तो इससे भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की छवि है वो बनी हुई थी, और आज भी भारत की जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में बनी हुई है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, ठीक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत पूरा एक राष्ट्र है। ये भावना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विकसित हुई थी। विदेश नीति के तत्व। देखिए, भारत किसी देश पर आक्रमण पहले नहीं करता है। जैसे मान लो भारत है और भारत के पास में ये कोई देश है जैसे पाकिस्तान है, तो भारत पाकिस्तान के ऊपर जानबूझ के आक्रमण नहीं करता है, ठीक है। भारत क्या है, पड़ोसी देशों को सम्मान देता है। लेकिन अगर कोई पड़ोसी देश भारत पर आक्रमण करता है तो भारत फिर मुंह तोड़ जवाब देता है। ये हमारी विदेश नीति के तत्वों में शामिल हो चुकी है ये चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके दौरान विकसित हुई थी। भारतीय संविधान की रूपरेखा। देखिए, पहले 1909 का अधिनियम आया, 1909 के बाद 1919 का अधिनियम आया, 1919 के अधिनियम के बाद में 1935 का अधिनियम आया। तो ये जो अधिनियम थे इन्होंने भारतीय संविधान की रूपरेखा पहले ही निर्धारित कर दी थी। हमारे संविधान का जो काफ़ी हिस्सा है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेता थे उन्होंने आर्थिक समानता को समझा है। आर्थिक समानता का मतलब ये है, जैसे मान लो कि ये पूरा भारत है और इसमें 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो 100 लोगों के पास में पैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 5 लोगों के पास तो 5,000 रुपये, बाकी 95 लोगों के पास 5 रुपये। ऐसा होगा तो क्या होगा, ये 95 लोग इन 5 लोगों को ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्थिक समानता के लिए सबके पास समान अवसर होना चाहिए रोजगार के, ठीक है। और आर्थिक जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जो बंटवारा है वो फेयर होना चाहिए। महिला अधिकारों की हमने रक्षा की है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमने महिलाओं को आगे लाए हैं।
कई महिलाएं हैं जिन्होंने गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। कई महिलाएं हैं जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, सूर्य सेन के साथ, कई महिलाओं ने क्या किया था, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। तो हमने महिला अधिकारों को समझा है और महिलाओं को हमने साथ लेकर चला है। अहिंसा और सत्याग्रह का पाठ जो गांधी जी ने पढ़ाया स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को, वो आज भी हमारी रगों में दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमें राष्ट्रीय आंदोलन की एक विरासत है जिसको हमें समझ के रखना है। अहिंसा का मतलब होता है दोस्तों हिंसा नहीं करना, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पिटाई नहीं करना, हत्याएं नहीं करना। और सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के साथ खड़े रहना। दलित और पिछड़ी जातियों के उत्थान की जो लड़ाई है और सामाजिक सुधार जो आंदोलन जो चले, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने और स्वामी विवेकानंद ने, राजा राममोहन राय ने, सर सैयद अहमद खान ने, इन्होंने जो अपने अपने जो समाज के उत्थान के लिए जो आंदोलन चलाए वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ ही चले थे। तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के रूप में। स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है भारत का। तो जो वीपी मेनन थे वो एक IAS अधिकारी थे। तो वीपी मेनन अपना इस्तीफा लेकर पहुंचे किसके पास? वल्लभ भाई पटेल के पास। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भाई पहले जो था वो ठीक था, आपने नौकरी अंग्रेजों के लिए की, हमें इससे कोई शिकवा नहीं है, लेकिन अब अपना देश आज़ाद हो चुका है, अब अपने देश के लिए काम करो। तो वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने मिलकर भारत की जो 500 से अधिक रियासतें थी उनको भारत में मिलाया। अब उनको भारत में मिलाने में एक परेशानी आ रही थी। दरअसल अंग्रेजों का जो देसी रियासतों के प्रति दृष्टिकोण था वो ये था कि देसी रियासतों को अंग्रेजों ने ये छूट दी थी कि आप चाहो तो आज़ाद हो सकते हो और आप चाहो तो भारत या पाकिस्तान में मिल सकते हो। यानी उनके पास 3 ऑप्शन थे। पहला तो उनको आज़ाद होना, ठीक है, दूसरा पाकिस्तान में मिलना और तीसरा ऑप्शन था भारत में मिलना। तो कई रियासतें थी जिन्होंने आज़ाद होने का फैसला लिया और कई रियासतें थी जैसे जोधपुर, जैसलमेर, जो मोहम्मद अली जिन्ना के झांसे में आ रहे थे, ठीक है। और कई रियासतें ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान में अटैच होने का फैसला किया, जिसमें थी जूनागढ़, हैदराबाद, ठीक है। ये दोनों रियासतें थी जिन्होंने पाकिस्तान में जाने का ऐलान कर दिया था, जबकि कश्मीर रियासत पर पाकिस्तान ने हमला करके इसको अपने अंडर में लेने की कोशिश की। तो हम एक एक रियासत को समझ लेते हैं, यह आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। स्वतंत्रता भारत अधिनियम 1947 ने कहा था कि कोई भी जो रियासत है वो आज़ाद रह सकती है या भारत या पाकिस्तान में मिल सकती है। तो इस अधिनियम का फ़ायदा उठा के जो जूनागढ़ जो है, देखिए ये गुजरात है, इस गुजरात का ये जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, कठियावाड़, ये खंबात की खाड़ी है, ये यहाँ पे ये समुद्र है, अरब सागर है, ठीक है, ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान का बंदरगाह है, ठीक है, कराची। तो जो पाकिस्तान का जो बंदरगाह है कराची और ये जो जूनागढ़ का जो बंदरगाह था ये आपस में कनेक्टेड थे, ठीक है। कराची से जहाज जूनागढ़ आ जाते थे और जूनागढ़ से कराची जाते थे। तो जूनागढ़ का एक नवाब था, क्या नाम था उसका, मोहम्मद मुहब्बत खान, ठीक है, मोहम्मद मुहब्बत खान भी कह सकते हो आप। तो मुहब्बत खान जो नवाब थे, तो उन नवाब ने क्या किया, पाकिस्तान में जाने का ऐलान कर दिया। अब वीपी मेनन जो थे हमारे सचिव, वो जूनागढ़ गए। जाने के बाद में वहाँ के शाहनवाज भुट्टो जो इनके मंत्री थे नवाब के, उनसे जाकर मिले। तो शाहनवाज भुट्टो जो बेनजीर भुट्टो के दादा थे, उन्होंने कहा कि भाई नवाब साहब तो आपसे मिल नहीं सकते। तो वल्लभ भाई पटेल ने उससे कहा वीपी मेनन से कि इनसे कह के आ जाओ, अगर ये भारतीय जो जूनागढ़ जो की जो जनता है वो जूनागढ़ की जनता रोष में है और वो नवाब के ख़ानदान को ख़त्म कर सकती है। तो जूनागढ़ का जो नवाब था वो अपनी पूरी फैमिली के साथ कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया, ठीक है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वो अपने कुत्तों के साथ गया था, फैमिली को यहीं छोड़ गया था जल्दी जल्दी में, ऐसा बताया जाता है। तो फिर इसके बाद में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिक कार्रवाई का जो विचार था उस विचार को अपना जवाहरलाल नेहरू और भारत के जो अंतिम जो गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके सामने रखा। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ये कहा कि भाई आप यहाँ पर कार्रवाई मत कीजिए, जूनागढ़ में सैनिक कार्रवाई, अगर आप सैनिक कार्रवाई यहाँ पे करते हो, ठीक है, तो कश्मीर में पाकिस्तान कश्मीर में सैनिक कार्रवाई करके कश्मीर को अपने अंडर में ले लेगा। यानी पाकिस्तान की ये चाल है कि जूनागढ़ में जो भारत है वो सैनिक कार्रवाई करे। तो देखिए कश्मीर रियासत की जब आप बात करोगे तो जूनागढ़ का जिक्र कर सकते हो, और जूनागढ़ का जब जिक्र करोगे तो कश्मीर रियासत का जिक्र कर सकते हो। तो जूनागढ़ रियासत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली से सेना नहीं भेजी। क्यों? क्योंकि अगर दिल्ली से सेना भेजता तो माउंटबेटन ने मना कर दिया कि अगर आप सेना भेजते हो तो कश्मीर में सेना भेजकर इसको कंट्रोल में ले सकता है पाकिस्तान। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ठीक है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, जैसे मान लो ये जो हिस्सा है
जैसे ये गुजरात है, तो गुजरात का ये जो वाला हिस्सा है, ये खंबात की खाड़ी वाला हिस्सा, इस खाड़ी वाले हिस्से में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना की तैनाती कर दी, ताकि यहाँ से जो पाकिस्तान से जो जहाज़ वगैरह है, सैनिक वगैरह है, वो आ नहीं पाए। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर दिया कठियावाड़ में, पूरे में ये जो सौराष्ट्र और कठियावाड़ का ये जो इलाका है, नीचे वाला खंबात की खाड़ी वाले का इलाका, इसमें सेना की तैनाती कर दी। इसके बाद में जूनागढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनमत संग्रह करवाया। तो जूनागढ़ रियासत का विलय हुआ जनमत संग्रह से। तो 97% से भी ऊपर ज़्यादा वोट जो थे वो भारत में शामिल होने के लिए जनता ने दिए। तो इस तरीके से जनता की सहमति से जूनागढ़ का विलय किस में हो गया? भारत में हो गया। तो ये तो जूनागढ़ की कहानी खत्म हुई। इस कहानी के मुख्य किरदार कौन से जो आपको याद करने हैं? नवाब मोहब्बत खान और उसका मंत्री शाहनवाज भुट्टो, जिसने मेनन को नवाब से मिलने नहीं दिया। ठीक है। तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन, जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जूनागढ़ में सैनिक जो हस्तक्षेप है उससे मना कर दिया। और एक और है इसमें वीपी मेनन, और इसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन सबको आप याद कर लेना। इसके बाद में आता है कश्मीर रियासत का मामला। ठीक है, कश्मीर से पहले हैदराबाद को समझ लीजिए। हैदराबाद रियासत ने भी पाकिस्तान में जाने का फैसला कर लिया था। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, यहाँ पे सैनिक कार्रवाई करना उचित समझा, क्योंकि यहाँ का जो निज़ाम था, हैदराबाद का जो मुख्य जो राजा था उसको निज़ाम कहते थे। तो हैदराबाद के निज़ाम ने के जो सैनिक थे उनको रजाकार कहते थे। रजाकार जो थे उन्होंने काफ़ी उधम मचा रखा था, और हिंदू और मुस्लिम जो जनता थी, मुस्लिम जनता को तो कम लेकिन हिंदू जनता को काफ़ी परेशान करते थे रजाकार। तो इन रजाकारों के जो जुल्म थे उनको रोकने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर सेना का प्रवेश करा दिया, और सेना ने जो निज़ाम के जो रजाकार थे उनको कब्जे में ले लिया, और पूरी जो रियासत थी इसको कब्जे में लेने के बाद में ये भारत में इसका विलय हो गया। तो हैदराबाद रियासत में आपको एक तो निज़ाम याद रखना है, एक रजाकार याद रखना है, और एक आपको ये ध्यान रखना है कि पाकिस्तान ने कैसे इसमें हस्तक्षेप किया। और ये पाकिस्तान में चला भी जाता तो क्या होता है, ये भारत के बीचों बीच में है, तो ये पाकिस्तान में जा भी नहीं पाता। ये चीज़ें भी आप लिख सकते हो कि भाई ये किसी समुद्र से टच नहीं है और ये भारत के बीचों बीच में है, तो ये पाकिस्तान में मिलने में भारत को काफ़ी नुकसान होने वाला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी हौसले से काम लिया और हैदराबाद को भारत में सैनिक कार्रवाई के जरिए विलय करा दिया। अब मामला आता है कश्मीर का। देखिए, कश्मीर की जो जनता थी वो ज़्यादातर मुस्लिम बहुसंख्यक थे। ठीक है, और कश्मीरी पंडित भी थे, लेकिन वो संख्या काफ़ी कम थी। तो यहाँ का जो राजा था वो हिंदू था, उसका नाम था महाराजा हरि सिंह। तो महाराजा हरि सिंह क्या चाहते थे, वो कश्मीर को आज़ाद रखना चाहते थे, रियासत को। ठीक है, लेकिन कश्मीर में एक राजनीतिक पार्टी थी शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में। तो शेख अब्दुल्ला का नाम ध्यान रखना। ठीक है, शेख अब्दुल्ला के अंडर में जो पार्टी थी वो क्या चाहती थी, और कश्मीरी पंडित क्या चाहते थे कि जो कश्मीर का विलय किस में हो, भारत में हो। ठीक है, और पाकिस्तान क्या चाहता था कि कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो। तो जब उन्होंने देखा कि कश्मीर पाकिस्तान में विलय होने की कगार में नहीं है, तो पाकिस्तान की सेना कबायलियों के भेष में, कबायली होते हैं आम जनता, यानी जो पहाड़ों में और जो पठान होते हैं कबायली, तो उन कबायली पठानों का भेष बदलकर पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो कश्मीर में घुसाए और उन्होंने कश्मीर को कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी। फिर उसके बाद में महाराजा हरि सिंह ने देखा कि अब कश्मीर हाथ से जाने वाला है, तो उन्होंने जो भारत के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से उनसे संपर्क साधने की कोशिश की। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई मैं भारत में विलय चाहता हूँ, तो और मुझे सैनिक कार्रवाई भेजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पहले आप जो विलय पत्र है, ठीक है, तो आप भारत के विलय पत्र पर साइन कर दीजिए, फिर उसके बाद में हम सैनिक भेजेंगे वहाँ पे। तो महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, जो विलय पत्र था, ठीक है, उस पर साइन कर दिए। साइन करने के बाद में हमारे जो सैनिक थे जो दिल्ली से कहाँ जा पहुँचे, कश्मीर में जा पहुँचे, और उन्होंने जो सैनिक कार्रवाई थी 1949 के दौरान, तो उसको रोक दिया। रोकने के बाद में जो कश्मीर था उसका भारत में विलय हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, काफ़ी जो सारा हिस्सा था वो पाकिस्तान के अंडर में रह गया। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल तो क्या चाहते थे कि सैनिक कार्रवाई के जरिए उनको हटा दें, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने भी इस स्थिति पर नज़र रख रखी थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा जवाहरलाल नेहरू से कि आप इस मामले को ले चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में, UNO में। संयुक्त राष्ट्र संघ में इसी मामले को ले जाने की बात नहीं कही थी माउंटबेटन ने,
उन्होंने जूनागढ़ के मामले को भी यूएनओ में ले जाने की बात कही थी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना कर दिया था कि हमारे हाथों में इतनी ताकत है कि हम किसी रियासत को और हमारे मामलों को हम खुद सुलझा सकें, हम किसी का सहारा नहीं लेने वाले। लेकिन कश्मीर के मामले में थोड़ा उल्टा पड़ गया और कश्मीर का जो मामला है वो यूएनओ में चला गया। ठीक है, तो 1949 में ये यूएनओ में ये मामला गया था और आज भी वहाँ पर अटका हुआ है। तो कश्मीर का विलय भारत में कैसे हुआ? इंस्ट्रूमेंट ऑफ भारत का जो विलय पत्र है उस पर साइन करके, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर हस्ताक्षर करके महाराजा हरि सिंह ने, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन है तो उस पर भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया महाराजा हरि सिंह ने। जूनागढ़ को हमने जनमत संग्रह से मिलाया और हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई से मिलाया। इसके अलावा एक रियासत और थी त्रिवणकोर, तो उस त्रिवणकोर के राजा ने भी स्वतंत्र रहने का फैसला कर लिया था। जो आज का जो केरल है वो त्रिवणकोर रियासत था पहले, तो उसको भी सैनिक कार्रवाई के जरिए और जनता ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह को दबाने के लिए सैनिक गए, सैनिकों के जरिए उसका विलय हुआ था। तो ये आपके समझ में आ गया। इसके बाद में देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय के क्या परिणाम हुए? इससे भारत एकीकरण हुआ, भारत का एकीकरण हुआ। और इस एकीकरण के सूत्र निर्माता कौन थे? आधुनिक भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 1 नंबर का परीक्षा में प्रश्न आता है। आपके पृथ्वी पर्स का अर्थ भी पूछ लेते हैं। देखिए, जैसे कश्मीर को भारत में मिलाया तो यहाँ के महाराजा थे हरि सिंह। उन हरि सिंह जी को सरकार जो हर्जाना देती थी प्रति वर्ष, ठीक है, उसको पृथ्वी पर्स कहते हैं। इसके अलावा सरकार कोई पद भी दे देती थी, जैसे जोधपुर के महाराजा को कोई पद दिया, बीकानेर के महाराजा को कोई पद दिया और पैसे भी दिए, तो इनको पृथ्वी पर्स कहते हैं। बाद में इनकी समाप्त कर दिया था सरकार ने बाद में इनको। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और असम से लेकर गुजरात तक के जितने भी जो भारत के निवासी है वो सब भारत को एक माने, ठीक है, और एक ही भावना के रूप में वो राजनीतिक एकीकरण, आर्थिक एकीकरण और सामाजिक एकीकरण और मानसिक एकीकरण, ये सारा जो है जो जनता है वो ये सोचे कि भारत एक पूरी एक यूनिट है, अखंड राष्ट्र है। यही राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है, ठीक है। लेकिन इस राष्ट्रीय एकीकरण को कई चीज़ें प्रभावित करती है, जैसे जातिवाद, ठीक है। पंजाब के जो कुछ सिख हैं वो कौन सा आंदोलन कर रहे हैं? ठीक है, खालिस्तान। वो चाहते हैं कि भारत से जो पंजाब है वो अलग हो जाए और एक अलग देश बन जाए। कश्मीर की जो जनता है वो क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि भारत से कश्मीर अलग हो जाए और पाकिस्तान में मिल जाए, वो अलगाववाद कहलाता है। तो जातिवाद, अलगाववाद, ठीक है, ये भारत की जो एकता है, राष्ट्रीय एकता, उसके लिए काफ़ी खतरा है, ठीक है। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी भारत के जो नागालैंड के जो लोग हैं, ठीक है, उन नागालैंड के कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा आंदोलन कर रखा है और नागालिज्म करके एक अलग ही स्वतंत्र स्टेट बनाना चाहते हैं वो। तो ये सारी जो चीज़ें क्या है भारत के राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करती है, ठीक है। इन चीज़ों के कारण, ठीक है। इसी तरह क्षेत्रवाद है। क्षेत्रवाद का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि क्षेत्रवाद का मतलब ऐसे होता है, जैसे आप मुंबई गए, मुंबई में जाने के बाद में मुंबई के जो लोकल गुंडे हैं वो ये कहेंगे कि भाई आप राजस्थान में जाकर ही कमाई कीजिए, आपको मुंबई में आने का और यहाँ पर बसने का अधिकार नहीं है। इसको बोलते हैं क्षेत्रवाद, ठीक है। तो अपने अपने क्षेत्र के लिए अच्छी चीज़ें सोचना और दूसरे क्षेत्र के लोगों को अलग समझना, ये क्षेत्रवाद की श्रेणी में आता है। तो क्षेत्रवाद के जो कारण है, उस क्षेत्रवाद के कारण ये है कि क्षेत्रवाद के कारण क्या हो सकते हैं? क्षेत्रवाद के कारण ये हो सकते हैं कि कहीं पर गरीबी है, कहीं पर अमीरी है। जैसे बिहार में गरीब जनता रहती है, इसके अलावा जो बेंगलोर है उसमें अमीर जनता रहती है, केरल में अमीर जनता रहती है और बिहार में गरीब जनता रहती है। इसके अलावा केरल में जो है साक्षरता अधिक है, जबकि बिहार, राजस्थान जैसे इलाकों में साक्षरता दर कम है। तो क्षेत्रवाद के कई कारण हो सकते हैं और इन क्षेत्रवाद के कारण समस्याएं जो पैदा हो रही है, देखिए आपको कोई भी जो कारण है वो लिखना है, फिर उसके अर्थ, उसके कारण और उसकी समस्या और उसके निवारण, 4 चीज़ों का टॉपिक बना के वर्णन करना है। तो जैसे आप जातिवाद का वर्णन कर रहे हो तो जातिवाद का कारण, जातिवाद के कारण समस्या और जातिवाद का निवारण कैसे हो सकता है। तो जातिवाद का निवारण कैसे हो सकता है, क्षेत्रवाद का निवारण कैसे हो सकता है? एक तो भारत में सबको शिक्षित किया जाए, शिक्षित करने के बाद में जो अंतर धार्मिक विवाह है उसको बढ़ावा दिया जाए। अंतर जाति जो विवाह है, जैसे किसी भी जाति का कोई मनुष्य दूसरी किसी भी जाति की औरत से विवाह कर सकता है और कोई जो महिला है वो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह कर सकती है। जब इस तरह का मेलजोल जब भारत में बढ़ेगा तो राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। क्षेत्रवाद को हम इस तरीके से खत्म कर सकते हैं कि भारत को एक यूनिट समझा जाए और भारतीयता की भावना विकसित हो, ठीक है। भाषावाद, देखिए जब हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ की भाषा अलग है और हमें ऐसा लगता है जैसे हम अलग देश में आ गए हो, ठीक है। लेकिन हम जब महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ पर हमें, जब वहाँ की जो जनता है मराठी भाषा बोलती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम अलग देश में आ गए हो। लेकिन जो भाषा का जो मैटर है वो इतना बड़ा नहीं है। आजकल एक दूसरे को ज्वाइंट करने के लिए गूगल आ गया, ठीक है, तकनीक आ गई, ठीक है, इंग्लिश आ गई, काफ़ी लोग इंग्लिश समझते हैं। तो भाषावाद के कारण भी क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण को थोड़ा सा
नुकसान पहुंचता है, लेकिन इससे इतनी बड़ी समस्या पैदा नहीं हुई है। सामाजिक समानता क्या है? सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और संविधान ने क्या किया है, सरकार ने क्या किया है, यह आपके कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं। तो सामाजिक समानता का मतलब यह है कि जैसे मान लो एक चाय की थड़ी है, उस चाय की थड़ी पे एक मुस्लिम व्यक्ति बैठ के चाय पी रहा है, ठीक है, एक हिंदू बैठ के चाय पी रहा है, एक सिख बैठ के चाय पी रहा है, और उनके आपस में उनके प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं है, ठीक है, वो एक ही कप में सब चाय पी सकते हैं, ठीक है। ये कोई चाय की थड़ी है, उस पर एससी का कैंडिडेट आके चाय पी रहा है, एसटी का कोई कैंडिडेट आके चाय पी रहा है, ओबीसी का कोई कैंडिडेट आके चाय पी रहा है, जनरल का कोई कैंडिडेट आके चाय पी रहा है। ये कॉलेज की कोई कक्षा है, उसमें आपस में मिलकर बैठे हुए हैं, इनके बीच में आपस में कोई भी दूरी नहीं है, तो इसको बोलते हैं सामाजिक समानता। यही समानता हमारे समाज में जो है, हमारे घरों के आसपास जो मकान है उनमें देखने को मिलती है, ठीक है। हमारे घरों के आसपास देखो आप, हमारी बनावट देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के मकान आपस में भिड़े हुए हैं, आपस में लगे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे को जो सहन करने की जो क्षमता है, ठीक है, वो क्षमता काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुकी है। जो हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसने हमें ये चीज़ विरासत में दी है, ठीक है, और हम एक भारतीयता की भावना जो विकसित कर रहे हैं, उससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है। तो यही सामाजिक समानता है, जब लोग जातिगत क्षेत्रवाद और भाषावाद से ऊपर उठकर जब अपने को देखते हैं, तो वो सामाजिक समानता विकसित करने की स्थिति होती है। संविधान ने अनुच्छेद 17 बनाया है, संविधान ने मूल अधिकार बनाए हैं, संविधान ने नीति निर्देशक तत्व बनाए हैं, ठीक है। तो संविधान सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए काफ़ी है। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का वर्णन कैसे करना है आपको? कुछ महिलाओं के नाम याद करने, छोटा प्रश्न आए तो, जैसे गांधी जी के साथ जो महिलाएं थी, सरोजनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, कस्तूरबा गांधी जो उनकी वाइफ थी वो थी, राधिका देवी थी, ठीक है। तो आप इनका वर्णन कर सकते हो, एक दो महिलाओं के नाम याद रख लो। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिंग भेदभाव नहीं था। गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में कई महिलाएं थी जिन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया, ठीक है, और गांधी जी के साथ जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तो महिलाओं ने अपने आगे आके जो है, सरोजनी नायडू वगैरह ने आगे आकर जो सत्याग्रह की जो दांडी यात्रा का जो परचम था, नमक का जो कानून था, उसको तोड़ने के लिए आगे आई। वो सूर्य सेन जो थे एक क्रांतिकारी थे, ठीक है। सूर्य सेन के साथ कई महिलाएं थी जिन्होंने अपनी जान दी, और बंगाल के कार्यकर्ता थे सूर्य सेन, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, उनके साथ महिला क्रांतिकारी काफ़ी थी। भगत सिंह ने एक महिला रेजिमेंट बनाई थी, तो भगत सिंह के साथ भी महिलाएं क्रांतिकारी काम कर रही थी। भगत सिंह के साथ भी कई महिलाएं थी जिन्होंने क्रांतिकारी के रूप में भूमिका निभाई, और भगत सिंह एक बार कहीं फंस गए थे तो उनका भेष बदल कर उनको वहाँ से निकालने में महिला ने काफ़ी योगदान दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महिला रेजिमेंट का गठन किया था, तो उसका जो नेता थी वो महिला थी। उत्तरी पूर्वी भारत में महिला क्रांतिकारी जो थी रानी गेडी नल्लू थी, ठीक है। तो ये जो रानी गेडी नल्लू थी, इनको रानी का खिताब किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उत्तरी पूर्वी भारत कौन सा इलाका है? ये जो हमारा जो असम मणिपुर वाला इलाका है, नागालैंड वाला, मणिपुर वाला, ये वाला इलाका क्या कहलाता है? उत्तरी पूर्वी भारत कहलाता है। विदेशों में कई भारतीय महिलाएं क्रांतिकारी थी जिन्होंने काफ़ी योगदान दिया। विदेशी महिलाएं जो भारत में रहकर स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दे रही थी, एनी बेसेंट थी, मीराबेन गांधी जी के साथ थी, तो आप इन दोनों का नाम याद कर सकते हो। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और फिर उसके बाद में 14 स्टेट बन गए और केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी ही क्यों? देखिए, पूरे भारत में हमने कई रियासतों को इसमें मिलाया था। 500 से अधिक रियासतें थी जो पूरे भारत का हिस्सा बन चुकी थी। अब इन रियासतों में भाषाई आधार पर, जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर अलग अलग लोग रहते थे, ठीक है। हमने एकीकरण तो कर दिया। एकीकरण करने के बाद में कई जगह से अलग अलग स्टेट की मांग उठने लगी कि हमें अलग राज्य चाहिए। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश जो थे, उसकी जो जनता थी, उसने आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है, तो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे जो लोग हैं वो एक भाषा के हैं और हमें अलग स्टेट चाहिए, आंध्र प्रदेश, ठीक है। लेकिन अलग स्टेटों की मांग उठने लगी। पंजाब जो है, पंजाबी भाषा वाले अलग स्टेट की मांग करने लगे, ठीक है। इसी तरह कई जो और स्टेट थे उनमें भी, जैसे गुजराती वाले गुजरात की मांग करने लगे, मराठी महाराष्ट्र की मांग करने लगे। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेटों की मांग उठने लगी। तो ये जो मांग उठने लगी, तो इन राज्यों से के पुनर्गठन से संबंधित एक समिति बनी 1948 में, एस के धर आयोग। तो एस के जो धर आयोग था, उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि भाई भारत अभी आज़ाद हुआ है, आज़ाद होने के बाद में अगर भारत से
ये जो स्टेट है भाषाई आधार पर अगर गठित हो गए और ये मजबूत हो गए तो ये अलग राष्ट्र के रूप में मांग कर सकते हैं, जैसे अभी पंजाब कर रहा है इस तरीके से। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू वगैरह जो ये नेता थे ये काफ़ी सोचने लगे इस चीज़ के ऊपर। तो एस के धर जो आयोग था उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, याद रखना इसको। 1948 की JVP समिति, जे का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब होता है वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब होता है पट्टाभी सितार मैया, ठीक है। इन तीनों की जो समिति थी, तो इस समिति ने भी ये कहा है कि भाई अभी देश आज़ाद हुआ है और हमें काफ़ी खतरा है, अगर ये जो राज्य जो है भाषाई आधार पर मजबूत हो गए, उन्होंने एक देश की मांग कर दी, तो हम कैसे रोक पाएंगे इनको? क्या हम सभी को यूएनओ में लेके जाएंगे? तो जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया वाली इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन की जो भाषा के आधार पर मांग थी उसको खत्म कर दिया, यानी मना कर दिया। इसके बाद में क्या हुआ, 1952 के आसपास पोट्टी श्री रामालू जो थे, ये एक कार्यकर्ता थे आंध्र प्रदेश के। तो ये जो पोट्टी श्री रामालू थे, इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी, ठीक है। अब भूख हड़ताल के बाद में जो अलग स्टेट की जो मांग का आंदोलन था वो काफ़ी तेज हो गया और 52 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामालू की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में दक्षिणी भारत जल उठा पूरा, ठीक है। तो इसके बाद में तुरंत आनन फानन में जवाहरलाल नेहरू को आंध्र प्रदेश को एक अलग स्टेट बनाना पड़ा। फिर इसके बाद में 1953 में फजल अली आयोग की स्थापना की। 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। फजल अली आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली और इसके 2 सदस्य और थे। फजल अली आयोग था, उसने कहा कि भाई आप भाषा के आधार पर स्टेटों का जो गठन है, राज्यों का गठन कर सकते हो। तो उसके बाद में और भी कई स्टेट थे, उनका गठन हुआ, जैसे महाराष्ट्र का गठन हुआ, ठीक है। इसके बाद में महाराष्ट्र से गुजरात का अलग गठन हुआ, ठीक है। इसके बाद में इसी आधार पर फिर पंजाब और हरियाणा का जो गठन हुआ, ठीक है। पहले ये दोनों एक ही थे, फिर इसके बाद में और भी काफ़ी स्टेट बने। फिर इसके बाद में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। इस अधिनियम के आधार पर काफ़ी स्टेटों का गठन हुआ। भारत के विभाजन और विस्थापितों की समस्याएं हैं, ये परीक्षा में आ जाता है तो इसको आप कर सकते हो। जैसे विस्थापित आए, जैसे मान लो कि ये आपका घर है, ठीक है। मान लो ये आपके पड़ोस में कोई घर है, इस पड़ोस में 2 भाई रहते हैं, ठीक है। इस 2 भाइयों में झगड़ा हो जाता है तो एक भाई घर छोड़कर यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। अब ये भाई जब यहाँ से निकलता है तो ना तो इसके पास कपड़े हैं, ना कोई खाना है, ना बर्तन है, और ये यहाँ से निकलकर और बाहर चला जाता है। अब इस व्यक्ति को क्या क्या समस्याएं आएंगी वो विस्थापितों की समस्या में आप लिख सकते हो। खाने की समस्या, रहने की समस्या, कपड़ों की समस्या, रोजगार की समस्या, पानी की समस्या, महिलाओं की सुरक्षा की समस्या, बच्चों की सुरक्षा की समस्या, बुजुर्गों की सुरक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो जब आप विस्थापितों की समस्याओं की बात करोगे। तो संविधान का अर्थ क्या होता है? देखिए, जब कोई देश अपने आप को चलाने के लिए नियम कायदों को बनाता है, ठीक है, और उस पर सब लोगों की सहमति होती है तो उसको संविधान कहते हैं, ठीक है। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, किसी भी संगठन को चलाने के लिए, ठीक है, संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान के आधार पर ही कोई राष्ट्र आगे बढ़ता है। भारत का संविधान भी जो है काफ़ी प्रोसेस के जरिए गठन में आया है, और ये जो हमारा जो संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मतलब लिखित संविधान है। तो इसके विभिन्न स्रोत से जो हमने कई जगहों से गठित किए थे, ठीक है। इसमें जो हमारे कई अधिनियम थे उन्होंने काफ़ी रोल लिया, खासकर 1935 के अधिनियम ने। 1935 का अधिनियम कैसे अस्तित्व में आया? देखिए, 1909 का अधिनियम बना पहले। 1909 के अधिनियम के बाद में 1919 का अधिनियम बना। 1919 का जो अधिनियम बना तब सरकार ने ये कहा था, ब्रिटिश सरकार ने, कि अंग्रेजों की सरकार ने ये कहा कि हम 10 साल बाद एक विधि आयोग का गठन करेंगे, और वो विधि आयोग क्या करेगा, संविधान की रूपरेखा तैयार करेगा, यानी ऐसे कानून की रूपरेखा तैयार करेगा जो क्रांतिकारियों को काफ़ी, जैसे जो नेता थे उनको संतुष्ट कर सके। तो इसी के जरिए फिर 1919 के अधिनियम में जो प्रावधान था, इसी को देखते हुए 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना की गई। साइमन कमीशन का काफ़ी विरोध हुआ, और ये विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज सदस्य थे, इसके 7 सदस्य थे शायद। तो इसका विरोध हुआ। इस विरोध को लाला लाजपत राय की जब लाहौर स्टेशन पर जब लाला लाजपत राय इस कमीशन का विरोध कर रहे थे, ठीक है, तो लाठीचार्ज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद में 1927 के बाद में 1928 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए लंदन में। इन गोलमेज सम्मेलनों में से जो दूसरा सम्मेलन था उसमें गांधी जी ने भाग लिया, जबकि इन तीनों सम्मेलनों में भीमराव अंबेडकर,
मोहम्मद अली जिन्ना पंजाब के अलगाववादी नेता, ठीक है, और ये जितने भी जो नेता थे उन सब ने इनमें भाग लिया। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे उन्होंने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। जब तीनों गोलमेज सम्मेलनों पर बात हो गई तो उसके बाद में 1935 का अधिनियम अस्तित्व में आया। ये 1935 का अधिनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इस अधिनियम ने हमारे संविधान की रूपरेखा लगभग तैयार करी थी। तो इसके बाद में क्या हुआ, 1935 के अधिनियम को जो क्रांतिकारी थे उन्होंने मानने से मना कर दिया। फिर क्रिप्स मिशन आया, 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन को भी मना कर दिया मुस्लिम लीग ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। फिर इसके बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन की जो रूपरेखा रखी थी उसको मान लिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने भी। बाद में मुस्लिम लीग ने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन संविधान सभा का गठन हो गया क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको मान लिया था। संविधान सभा का जो गठन हुआ उसके सदस्य कैसे चुने गए? उसके सदस्य ऐसे कुछ चुने गए जैसे मान लो राजस्थान की असेंबली है, विधानसभा है, इस विधान से सभा सदस्य चुन के गए कहाँ पे? संविधान सभा में। और भारत के जैसे कोई रियासत थी, जैसे हैदराबाद रियासत थी, इस रियासत के राजा ने जो अपने सदस्य भेजे वो भी इसके सदस्य बन गए। तो ऐसे करके जो संविधान सभा जो बनी थी वो अप्रत्यक्ष रूप से गठित हुई थी। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में अपना संविधान तैयार कर दिया। इस संविधान की एक समिति थी, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसकी संघ समिति थी जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इन समितियों के नाम आप याद कर सकते हो और इन समितियों के अध्यक्ष के नाम याद कर सकते हो, आप परीक्षा में लिख सकते हो इन चीज़ों को। अब आपके परीक्षा में एक सवाल आता है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो आप लिख सकते हो इसमें सबसे लंबा संविधान है, सबसे लिखित संविधान है। हम विभिन्न स्रोतों से, जैसे अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकार लिए, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व लिए हमने आयरलैंड से। इसी तरह हमने कहाँ से और भी कई सारी चीज़ें, जैसे ऑस्ट्रेलिया से हमने जो सूचियों का जो वर्णन है, जैसे राज्य सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची, हमने इन चीज़ों का गठन किया, ठीक है। तो विभिन्न स्रोतों से हमने संविधान के लिए काफ़ी चीज़ें इकट्ठी की। हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, यानी हम इसमें आसानी से इसमें संशोधन नहीं कर सकते और हम इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, तो ये लचीला भी हो गया। जो संविधान है वो संहिता का रूप धारण करता है, यानी भारत को एक संघ के रूप में दिखाता है। संघ का मतलब ये है, जैसे मान लो 10 लोग हैं, इस 10 लोगों ने संघ बना लिया कि भाई हम इस संघ के नीचे रहकर काम करेंगे, संगठन के नीचे। तो ये 10 लोग किसके सदस्य हो गए? किसी संगठन के। तो इसी तरह भारत के जो स्टेट है, उन स्टेटों ने ये मान लिया कि भाई हम भारत के एक राष्ट्र है भारत और उसके अंग बनकर काम करेंगे। तो ये संहिता है। एकात्मकता है। एकात्मकता का मतलब ये है कि पूरा भारत एक है, ठीक है, भारत का कोई भी हिस्सा अपने आप से अलग नहीं हो सकता, ये एकात्मकता है। जब आपातकाल लगता है, जैसे इंदिरा गांधी ने लगाया था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, तो वो एकात्मकता की धारणा है, पूरा भारत एक हो जाता है। और फिर केंद्र सरकार उसमें मुख्य भूमिका निभाती है। सरकार का संसदीय रूप, देखिए हमारा जो संविधान है उसने सरकार का संसदीय रूप बताया है। संसदीय रूप का मतलब होता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सरकार बनाएगी और सरकार चलाएगी। तो इसमें 3 लोग हैं संसदीय स्वरूप में, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये जो प्रारूप है वो हमारे संविधान ने पहले ही तैयार कर दिया। हमारे संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका के गठन की रूपरेखा रखी है, मौलिक अधिकारों को वर्णन किया है, मूल कर्तव्यों का वर्णन किया है। हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्षता पर टिका हुआ है, एकल नागरिकता पर टिका हुआ है, ठीक है। यानी राजस्थान की और पंजाब के जो लोग हैं उनकी नागरिकता एक ही होगी, भारतीय नागरिकता, अलग अलग नागरिकता नहीं होगी, जैसे उसमें अमेरिका में होती है। अमेरिका में स्टेटों की अलग नागरिकता होती है ना, और देश की अलग नागरिकता होती है। यानी एक आदमी के पास 2 पासपोर्ट होते हैं अमेरिका में, और हमारे यहाँ एक आदमी के पास 1 पासपोर्ट होता है। हमारे जो संविधान है उन्होंने स्वतंत्र चुनावों की व्यवस्था की है, स्वतंत्र निकाय का गठन किया है हमने। हमारा चुनाव आयोग है जो स्वतंत्र रूप से काम करता है। आपातकाल का वर्णन किया है हमारे संविधान ने, ताकि देश एकात्मक रूप से जुड़ा रहे। सहकारी समितियों का वर्णन किया है। संविधान में मुख्य संशोधन 2 हुए हैं, 42वां और 44वां। 44वां जो संविधान संशोधन हुआ है उन्हें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। दोस्तों हमारा एक खेत है ऐसे, ठीक है, इसमें ऐसे ऊबड़ खाबड़ टीले थे रेत के, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें ट्रैक्टर लगाया। ट्रैक्टर लगाने के बाद में ये जो ऊबड़ खाबड़ टीले थे इनको समाप्त कर दिया। समाप्त करने के बाद में हमने खेत के चारों ओर मेड़बंदी की। मेड़बंदी का मतलब होता है मिट्टी की दीवार बनाई, ठीक है। इस पर दीवार बनाने के बाद में हमने इस दीवार पर पौधे उगा दिए, पेड़ पौधे उगा दिए, ठीक है। पेड़ पौधे उगाने के बाद में हमने इस ज़मीन में खेती की। खेती करने से पहले हमने इसमें खाद जो गोबर वगैरह है वो मिलाया। इसके बाद में हमने यहाँ पर एक बोरिंग करवाया, ठीक है। बोर कराने के बाद में यहाँ पानी की व्यवस्था हो गई, ठीक है। तो ये जो सारे क्रियाकलाप हमने किए, ये किस में आता है? कृषि सुधारों की श्रेणी में।
कृषि सुधार का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जमीन को समतल करना, चारों तरफ मेड़बंदी करना, ठीक है। फिर इस जमीन को हमने हमारे पिताजी के नाम लगवा दिया, ठीक है, तो उस जमीन का रजिस्ट्रीकरण करवाना, ठीक है। फिर हमने इस जमीन का जो सरकार ने इस जमीन के जो हमारे कागज थे उनको ऑनलाइन कर दिया। तो ये जो जमीन के कागज जो ऑनलाइन होते हैं, खाताबंदी वगैरह, ये भी कृषि सुधार की श्रेणी में आता है। तो स्वतंत्रता के बाद कृषि सुधारों की आवश्यकता काफ़ी महसूस हुई। दरअसल इसलिए महसूस हुई कि काफ़ी सारी जो ज़मीन थी वो कृषि के योग्य नहीं थी, ऊबड़ खाबड़ थी, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी जो बड़ी सारी जो ज़मीनें से 50 बीघा, 100 बीघा, 180 बीघा, 500 बीघा ज़मीन एक ही व्यक्ति के नाम थी। तो सरकार क्या चाहती थी कि ये जो कृषि जो एक ही व्यक्ति के अंडर में इतनी सारी है, इस कृषि भूमि का स्वतंत्र रूप से वितरण किया जाए, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। तो लोग ये चाहते थे कि 500 की 500 जो भूमि है वो हमारे अंडर में रहे। अब देखिए, देश आज़ाद हुआ था और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। अब वो इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि जो जमींदार है और जो लैंड के जो मालिक है उनसे लड़ाई झगड़ा कर सके। तो विनोबा भावे एक नेता थे, गांधी जी के साथ इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी थी और ये काफ़ी अच्छे नेता थे विनोबा भावे। तो इन्होंने क्या किया, एक भूदान आंदोलन शुरू किया। इन्होंने क्या किया है, जो 500 बीघे ज़मीन के जो जमींदार थे, जो लैंड लॉर्ड जो थे, भगवान थे ये ज़मीनों के, इन ज़मीनों के भगवानों के पास वो गए और उन्होंने कहा कि यार तुम इतनी भूमि का क्या करोगे, इस भूमि में से ऐसा करो, थोड़ी सी भूमि जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो गरीब है, जो अशिक्षित है, ठीक है, जो दलित है और जो आपके यहाँ मजदूरी करते हैं, उनमें बांट दो इस ज़मीन को। तो विनोबा भावे का जो ये जो आंदोलन था, ये भूदान आंदोलन कहलाया। इसका काफ़ी प्रभाव भी पड़ा और काफ़ी लोगों ने अपनी जो ज़मीनें थी वो दान में दे दी लोगों को और उनके नाम रजिस्ट्री करवा दी, ठीक है। तो ये भूदान आंदोलन कहलाया। 1950 के दशक में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नालगोंडा जो तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश के साइड, जो तमिलनाडु के साइड जो ये जो एक जगह का नाम है दक्षिणी भारत में, तो यहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी दक्षिणी भारत से। तो बाद में क्या है कि ये आंदोलन इतना सक्सेस नहीं हो सका, ठीक है। इस आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, इसका आंदोलन के उद्देश्य थे कि गरीबों की मदद करना, ज़मीन का बंटवारा ठीक ढंग से करना, कृषि सुधार करना, लोगों की आर्थिक उन्नति करना, ठीक है, ज़मीन का सही ढंग से बंटवारा करना, लड़ाई झगड़ों को रोकना, राजनीतिक जो द्वेष फैला हुआ है, बड़े बड़े जमींदार क्या करते थे, राजनीतिक रूप से एकत्रित होते थे और ये चुनाव को प्रभावित करते थे, तो इसको कम करना। तो ये सब भूदान आंदोलन के उद्देश्य थे। भूदान आंदोलन के परिणाम अच्छे रहे, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं रहे। अगर भूदान आंदोलन के परिणाम अच्छे रहते तो फिर ये जो अभी जो आंदोलन चल रहा है, कौन सा, ये जो दक्षिणी भारत में जो सैनिकों को मार देते हैं, नक्सली, नक्सलवाद का जो आंदोलन है वो शुरू नहीं होता अगर ज़मीन का ढंग से बंटवारा हो जाता। नक्सली क्या करते हैं दोस्तों, बड़े बड़े जो जमींदार होते हैं उनको मार देते हैं और उनकी जो ज़मीन है वो गरीबों में बांट देते हैं, ये नक्सली करते हैं। तो ये जो नक्सलवाद जो शुरू हुआ है वो शुरू नहीं होता अगर भूदान आंदोलन अच्छी तरीके से सक्सेस हो जाता। ये चीज़ें आपको लिखनी है एग्जाम में। औद्योगिकरण का अर्थ क्या होता है, देखिए, कोई हम शहर बसाते हैं तो उस शहर में रोजगार के साधनों के रूप में हमें औद्योगिकरण करना पड़ता है, यानी उस शहर में उद्योग लगाने पड़ते हैं, यही औद्योगिकरण कहलाता है, ठीक है। वहाँ पर जो कच्चा माल होता है उस कच्चे माल के आधार पर हम औद्योगिकरण का गठन करते हैं। जैसे लोहा और इस्पात के लिए हम औद्योगिकरण के लिए क्या करेंगे, लोहा और इस्पात हम वहाँ पर उद्योग लगाएंगे जहाँ पर कोयला हो, जहाँ पर पानी हो, जहाँ पर लोहे का अयस्क हो, ठीक है। चीनी की फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे, जहाँ कर गन्ने का उत्पादन हो, ठीक है। तो ये औद्योगिकरण कहलाता है, ठीक है। तो जगह के हिसाब से औद्योगिकरण सेट हो जाता है। सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ है महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र में गन्ना भी होता है, ठीक है, और कपास भी होता है, तो सूती वस्त्रों का गठन हो गया। इसके उद्देश्य क्या है औद्योगिकरण के उद्देश्य ये है रोजगार पैदा करना, ठीक है, और शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, उन्नति को बढ़ावा देना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, आर्थिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को रोजगार देना, ठीक है, पुरुषों को सम्मान की जिंदगी जीने के लिए काम के अवसर प्रदान करने के लिए औद्योगिकरण करना, ठीक है। इसके परिणाम क्या होते हैं, इसके परिणाम, औद्योगिकरण के परिणाम क्या होते हैं, रोजगार, ठीक है, गरीबी दूर होना, भुखमरी दूर होना, ठीक है, और गुंडागर्दी जो है वो दूर होना, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं का सम्मान, ठीक है, शिक्षा को बढ़ावा, ठीक है, और जो हमारा जो जनता है उसकी उन्नति, सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, ठीक है, और बिजली का उत्पादन, ठीक है, प्राकृतिक संपदा का सही ढंग से इस्तेमाल, ये सब इसके परिणाम होते हैं औद्योगिकरण के। भारत में औद्योगिक नीतियाँ 1948 में सबसे पहली औद्योगिक नीति बनी थी और 1991 की जो औद्योगिक नीति है, केवल 2 नीति याद करनी है आपको। पहली औद्योगिक नीति 1948 में बनी थी। पहले की जो उद्योग नीति थी वो थी केंद्रीकरण की नीति, ठीक है। देखिए, जो सरकार जब कोई उद्योग लगाती है तो वो सरकार का उद्योग होता है, ठीक है, जैसे BSNL सरकार का उद्योग है, ठीक है। लेकिन जब प्राइवेट कंपनी अपना उद्योग लगाती है तो वो प्राइवेट कंपनियों का उद्योगीकरण कहलाता है, उसे निजीकरण कहते हैं। जैसे जो जियो की जो सिम है वो आपके एक निजीकरण कंपनी की संस्था है, जियो रिलायंस की, तो ये क्या हो गया, निजीकरण हो गया। 1991 के बाद में हमने निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है, इसको हम आगे समझेंगे। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जब सरकार
जब केंद्र सरकार अपने स्तर पर योजना बनाती है और उसको सभी स्टेट्स में लागू करती है, सभी जिलों में लागू करती है, तो उसको बोलते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था। बात समझ में आ गई? यानी ऊपर से शुरू होकर, केंद्र से शुरू होकर नीचे तक जो कोई प्लान पहुंचते हैं तो उसको बोलते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये नियोजित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। नियोजन का अर्थ मैंने आपको समझा दिया। नियोजन के क्या उद्देश्य होते हैं या योजना के क्या उद्देश्य होते हैं? योजना के उद्देश्य होते हैं रोजगार, औद्योगिकरण, प्राकृतिक संपदा का ढंग से इस्तेमाल, सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, ये सब योजना के उद्देश्यों में आता है। योजना आयोग का गठन योजनाओं को बनाने के लिए हुआ था 1950 में, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव से हुआ था। ठीक है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। तो योजना आयोग को 2014 में खत्म करके नीति आयोग का गठन किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में आता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद अभी भी है, 1952 में इसका गठन हुआ था मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। योजना आयोग जब कोई योजना बना लेता था तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसको अंतिम रूप देती थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता था। आज जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष भी श्री नरेंद्र मोदी जी है। केंद्रीय नियोजन मैंने आपको समझा दिया। नियोजित अर्थव्यवस्था जो केंद्र जो सरकार का जो नियोजन होता है वो नियोजित अर्थव्यवस्था कहलाती है। केंद्रीय नियोजन जो था 3 तरीके की योजनाएं चल रही हैं, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम और सांसद स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम। तो हमें केवल पंचवर्षीय योजना के बारे में याद करना है। इन पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल याद कर लेना आप। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल याद कर लेना, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। और पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल याद कर लेना। इसके बाद में आता है हरित क्रांति। 1966 के समय नई तकनीक और अधिक उपज देने वाले बीजों से कृषि के उत्पादन में जो हद से ज़्यादा जो वृद्धि हुई थी उसी को हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति क्यों पैदा हुई थी? एक तो हमने ऐसे बीजों का इस्तेमाल किया था जो उत्पादन बढ़ा सके, हमने रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया खेतों में, हमने सिंचाई को बढ़ावा दिया, नहरों के जरिए, कुओं के जरिए, नलकूपों के जरिए हमने सिंचाई को बढ़ावा दिया, हमने कीटनाशक तैयार किए, कृषि यंत्र तैयार किए, हमने काफ़ी कृषि यंत्रों से क्या है खेती को बढ़ावा मिला। बहुफसल, यानी यहाँ पर हमने सरसों लगा दी, यहाँ पर हमने चावल, यहाँ पर गेहूँ, ठीक है, यहाँ पर चना, तो ये बहुफसल कहलाता है। तो कई फसलों को बोना एक साथ बहुफसल कहलाता है। ठीक है, जब किसानों के पास पैसे नहीं थे तो उन किसानों को कृषि यंत्र, कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक खरीदने के लिए सरकार ने ऋण दिए। तो ऋण सुविधा का भी होना हरित क्रांति के लिए ज़रूरी था। मृदा परीक्षण, ताकि इस मृदा में कौन कौन से खेती हो सकती है उसको मृदा परीक्षण कहते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण, देखिए विद्युतीकरण के बिना आप सिंचाई कैसे करोगे, तो विद्युतीकरण को बढ़ावा मिला। फसलों की कीमतों का निर्धारण, यानी जब आपने फसल कई सारी पैदा कर दी तो उसको बेचने के लिए बाजार भी तो चाहिए, तो हमने MSP का गठन किया, हमने FCI के गोदाम बनाए, ठीक है, और फसलों की कीमत का निर्धारण किया। ये हरित क्रांति के कारक हैं जिन्होंने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया था। हरित क्रांति के प्रभाव क्या हुए? कृषि के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई जो हम सोच भी नहीं सकते थे। और जब हमारी जनता भूखी मर रही थी तो हमारे पास में इतना उत्पादन हो गया खाद्यान्नों का कि बाद में हमारे FCI के गोदाम फुल भर गए। फिर सरकार ने सोचा कि इसका बंटवारा कैसे करें, तो फिर सरकार ने FCI गोदाम बनाए। FCI गोदाम के बनाने के बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो आपका राशन है और आपको आधार कार्ड के जरिए अभी जो खाना मिल रहा है, अभी जो गेहूँ मिलता है वो खाद्य जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलता है, तो उसका गठन किया। ठीक है, इससे किसानों को लाभ हुआ, आम जनता को लाभ हुआ, आम जनता की उन्नति हुई, सड़कों का निर्माण हुआ, खेतों के कृषि सुधार हुए, उद्योगों का निर्माण हुआ। जैसे सूती कपास बना तो कपास के सूती वस्त्र उद्योग लगे, चीनी का उत्पादन हुआ तो चीनी के जो संयंत्र लगे, चीनी बनाने वाले, गन्ने का उत्पादन के बाद, ठीक है, पशुपालन को बढ़ावा मिला, राजनीति भी हुई, क्षेत्रवाद को भी बढ़ावा मिला। तो हरित क्रांति के दोष क्या है? हरित क्रांति से सीमित फसलें, यानी केवल गेहूं और चावल के ऊपर ही हरित क्रांति ने ज़्यादा ध्यान दिया था। सीमित प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा इसका फायदा हुआ, बाकी प्रदेश इससे अछूते रहे। क्षेत्रीय असमानता, पंजाब और हरियाणा के किसान काफ़ी क्या कहते हैं पैसे वाले हो गए, जबकि बाकी के जो किसान थे वो गरीब बन गए। तो क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा मिला। आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला, किसी की जेब में ज़्यादा पैसा आ गया, किसी की जेब में पैसा ही नहीं है, ये आर्थिक असमानता कहलाती है। बेरोजगारी को बढ़ावा मिला। ठीक है, बेरोजगारी को बढ़ावा ऐसे मिला कि क्योंकि खेतों में कृषि संयंत्र लग गए बड़े बड़े, तो उनके जो जनता थी, जो आम जनता, जो दलित, जो और जो काफ़ी जो गरीब जो लोग थे वो खेतों में काम करते थे, वो बेरोजगार हो गए। ठीक है, प्रदूषण को बढ़ावा मिला। देखिए, जो रासायनिक जो उर्वरक है उनके इस्तेमाल से प्रदूषण को बढ़ावा मिला, मिट्टी प्रदूषित हो गई। ठीक है, राजनीति का खेल हो गया। देखिए, आज जो कृषि कानूनों को बनाने के बाद पंजाब और हरियाणा के जो किसानों ने जो आंदोलन कर रखा है, ये राजनीति का खेल ही है, क्योंकि FCI के जो गोदाम है वो काफ़ी भर गए। ठीक है, मृदा का भूमिगत जल की काफ़ी कमी हो गई थी, क्योंकि जो सिंचाई है उसमें काफ़ी जल का उपयोग किया जाता था। अर्थव्यवस्था और बैंक, इसके बारे में हमें समझना है।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? देखिए, जब बाजार के हाथ में जब सारी चीज़ें आ जाती है तो उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे हमारे जो हवाई अड्डे हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत है। सरकार जब इन हवाई अड्डों को निजी जो लोगों को दे देगी तो ये निजीकरण कहलाएगा और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अंग है। ये पूंजीवाद है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो होती है जब सरकार जब खुद अपना नियंत्रण रखती है रेल पर, खेती पर और आपके हवाई अड्डे वगैरह जो भी है, बाजार पर जब सरकार का नियंत्रण होता है तो वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, यानी कुछ चीज़ें केंद्र सरकार के अंडर में है और कुछ चीज़ें लोगों के पास है। जैसे रेल सरकार के पास है लेकिन जो हमारे निजी वाहन है वो भी दौड़ रहे हैं। अब रेलों का हम निजीकरण भी कर रहे हैं, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था दोनों का समावेश है, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, ये चीज़ आपको लिखनी है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का क्या अर्थ है? देखिए, कोई बैंक होती है वो निजी बैंक, जैसे मैंने कोई बैंक खोली तो वो बैंक कहलाएगी निजी बैंक, लेकिन सरकार इस बैंक को लेकर बैंक मुझसे कहेगी कि भाई आप इतने पैसे ले लो, यानी मेरी जो बैंक है उसके पूरे शेयर खरीद लेगी सरकार। तो जब 100% शेयर जब सरकार खरीद लेगी तो ये फिर सरकार की बैंक हो जाएगी। तो 100% शेयर खरीदते ही जो मेरी बैंक थी वो सरकार के पास चली गई और इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। ये राष्ट्रीयकरण कहलाता है। राष्ट्रीयकरण के क्या उद्देश्य थे? सरकार रोजगार पैदा करना चाहती थी, सरकार गरीबी दूर करना चाहती थी, सरकार हर गरीब आदमी तक बैंक पहुंचाना चाहती थी। इसलिए सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार और जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ? सबसे पहले SBI की स्थापना हुई 1925 में। ये 1955 में ये एक निजी बैंक थी, उसको सरकारी बैंक बनाया गया। SBI की स्थापना 1955 में हुई। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1969 में इंदिरा गांधी जी थी। 1964 में डेथ हो गई थी उनकी, तो जवाहरलाल नेहरू जी की। और 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया। उदारीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? उदारीकरण की प्रक्रिया ये होती है, जैसे मान लो कि आप बाजार में उद्योग लगाना चाहते हैं। अब आप गए तो आपको बाजार में जब आप उद्योग लगाने गए तो आपके पास सरकार ने ये कहा आपसे कि आपको इस उद्योग को लगाने से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है, काफ़ी, फिर आपको पर्यावरण की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो जब बहुत सारे जब लाइसेंस लेने पड़ेंगे आपको, तो आप क्या करोगे? 2 साल तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते रहोगे, ठीक है। लेकिन सरकार क्या करती है? उदारीकरण वाली सरकार क्या करती है? भारत ने 1993 के बाद उदारीकरण को बढ़ावा दिया। सरकार लाइसेंस व्यवस्था को खत्म कर देती है कि आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप तो बाजार में जाओ और अपना रोजगार लगाओ। तो वो कहलाता है उदारीकरण। निजीकरण क्या कहलाता है? जब कोई सरकारी कंपनी अपना शेयर जो बेचती है किसी निजी व्यक्ति को, तो उसको बोलते हैं निजीकरण। देखिए, मैंने कोई बैंक खोली थी, उस बैंक को सरकार ने खरीद लिया, 100% शेयर खरीद लिया सरकार ने मेरी बैंक के, तो वो बैंक क्या हो गई? सरकारी बैंक। अब इस 100% शेयर जो खरीदे थे सरकार ने, अब सरकार क्या चाहती है कि कोई व्यक्ति आए और इस 100% में से 50% शेयर ले जाए। तो मान लो आपने जाके 50% शेयर खरीद लिए, तो सरकार के पास कितने रह गए? 50%। जब आप सरकार के पास जाकर 100% में से 50% शेयर खरीद लेते हो तो ये कहलाता है निजीकरण। तो इस बैंक में आपकी हिस्सेदारी कितनी हो गई? 50% और सरकार की हिस्सेदारी कितनी हो गई? 50%। ऐसे निजीकरण होता है। फिर सरकार इस 50% को भी किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देती है, तो फिर वो हो जाता है पूरी तरीके से निजीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है? देखिए, आपके हाथ में जो मोबाइल है अगर वो सैमसंग का है तो वो दक्षिण कोरिया का है। अगर आपके हाथ में नोकिया कंपनी का मोबाइल है तो वो भी बाहर की कंपनी है। अगर आप होंडा बाइक चला रहे हो तो आप जापान की बाइक चला रहे हो, ठीक है। आप हुंडई की कोई कार चला रहे हो, क्रेटा वगैरह, तो वो भी आप होंडा की जो कार है वो जापान की कार है, तो वहाँ की कार चला रहे हो। आपके हाथ में अगर वीवो का मोबाइल है तो वो चाइना कंपनी का मोबाइल है। तो ये कैसे आए हमारे पास? ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया के जरिए आए। देखिए, विभिन्न जो देश है वो आपस में एक हो गए और पूरे जो दुनिया के बाजारों का एक हो जाना, और जहाँ पर सस्ती चीज़ें, जैसे अगर चीन में सस्ता मोबाइल बन रहा है तो वो सस्ता मोबाइल हमारी जेब तक आ रहा है, ठीक है। यानी भारत में बना हुआ मोबाइल नहीं, चीन में बना हुआ मोबाइल सस्ता पड़ रहा है और वो हमारी जेब में आ रहा है। तो ये क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। तो 1991 के बाद हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। जहाँ जिस देश में चीज़ें सस्ती बन रही थी हमने वहाँ से खरीदना शुरू करके और हमारी जनता को पहुँचाना शुरू कर दिया। यूनिट 3 जो है आपकी, यूनिट 3, उस यूनिट 3 में से आपके देखिए 3 तरीके के प्रश्न आते हैं। एक तो विदेश नीति के तत्व कौन कौन से हैं, एक सवाल तो ये आता है। एक सवाल ये आता है राजनीतिक दल और लोकतंत्र ने, राजनीतिक दल क्या है और इन्होंने लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया है, एक सवाल ये आता है। एक सवाल ये आता है आपके कि हमारी चीन के साथ संबंध कैसे हैं, पाकिस्तान के साथ संबंध कैसे हैं, और है ना असंलग्नता की नीति, जिसे गुट निरपेक्षता कहते हैं, यानी किसी के साथ जुड़ना नहीं, ठीक है। और एक सार्क संगठन के बारे में पूछ लेते हैं, छोटा प्रश्न, कि सार्क संगठन क्या है, कब गठित हुआ था,
ठीक है, सार्क के सदस्य कौन कौन से हैं, सार्क की सफलता के बारे में बताइए, ये पूछ लेते हैं आपको, तो हम यूनिट 3 में से इन चीज़ों को समझेंगे, बहुत जल्दी समझेंगे हम। देखो, अगर आप थक गए हो और आप बोर हो रहे हो तो इस वीडियो को पुश कर दें और 2 मिनट के लिए आराम कर लीजिए। पहले तो ये देखिए, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जो सरकार जो होती है किसी देश की, उस सरकार में आम जनता की भागीदारी हो, ये लोकतंत्र कहलाता है। यानी लोगों के जरिए और लोगों के लिए चुनी हुई सरकार क्या है, लोकतंत्र। लोकतंत्र में जो मुख्य जो ताकत होती है वो जनता के हाथ में होती है, जनता ही मंत्रियों को चुनती है। संसदीय लोकतंत्र क्या होता है, संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, ठीक है, 2 सदन होते हैं और उनका नेता होता है, उनका मुख्य होता है राष्ट्रपति। तो ये तीनों मिलकर संसदीय जो स्वरूप है उसका गठन करते हैं। भारतीय संसदीय स्वरूप में इन तीनों का काफ़ी महत्व है। राजनीतिक दल क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, जो आम जनता किसी जो लोगों को चुनती है तो वो लोग क्या है, किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो पार्टी एक राजनीतिक दल होती है। सरकार के जरिए इन राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त होती है। सरकार के जरिए केंद्र सरकार जो राजनीतिक दल होते हैं, जब इनको केंद्र सरकार की मान्यता होती है तो वो राष्ट्रीय दल कहलाते हैं, और जब इनको राज्य सरकार की मान्यता होती है तो वो राज्य दल कहलाते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य दल जब दोनों की मान्यता नहीं हो तो वो क्षेत्रीय दल कहलाते हैं, और राष्ट्रीय दल कहलाते हैं, जैसे कांग्रेस, भाजपा और राकपा, इसके अलावा बसपा, ठीक है, और ये तृणमूल कांग्रेस, ये क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल। और राज्य वाले दल होते हैं, जैसे आप राज्य दल है, ठीक है। इसके अलावा और भी छोटे मोटे जो दल होते हैं वो राज्य दल कहलाते हैं। जैसे शिवसेना ने सरकार बना रखी है महाराष्ट्र में, तो शिवसेना एक राज्य दल है। राजनीतिक दलों की भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में भूमिका, देखिए, राजनीतिक दलों ने जो स्वतंत्र चुनाव है उनके लिए काफ़ी योगदान दिया है, और निष्पक्ष जो चुनाव होते हैं उनमें भी काफ़ी योगदान दिया है। राजनीतिक दलों ने वाद विवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपनी अपनी बात अपने अपने जरिए से रख सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया है, अपनी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं राजनीतिक दल, ठीक है, भारतीयता को आगे रखते हैं राजनीतिक दल, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका का मानते हैं, ठीक है, स्वतंत्र संस्थाओं को छेड़ते नहीं है राजनीतिक दल। इसके अलावा राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र को इस तरीके से मजबूत किया है कि ये अपने कैंडिडेट को चुनते हैं, कैंडिडेट को चुनने के बाद में ये उसको अपने जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें पहुंचाते हैं राजनीतिक दल, और राजनीतिक दल जनता से जो वादा करते हैं उस वादे को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनका जो मेमोरेंडम होता है उसमें ये पहले ही बता देते हैं कि हम ये करने वाले हैं। जैसे भाजपा ने बताया था कि हम कश्मीर जो है, उस कश्मीर का जो धारा 370 है उसको खत्म करेंगे, तो भाजपा ने उसको खत्म किया। एक दलीय सरकार क्या होती है, देखिए, एक दलीय सरकार वो होती है जब पूरी सरकार पर एक ही दल का नियंत्रण हो। जैसे 1950 से लेके 1980 के आसपास तक कांग्रेस का प्रभुत्व था सरकार पर, देश पर, राष्ट्र पर, भारत पर, तो वो एक दलीय सरकार थी। फिर बाद में जब 1980 के बाद में बहुदलीय सरकारों का गठन होने लगा और अब भाजपा अपने अकेले दम पर सरकार बनाने लगी है, तो फिर एक दलीय दौर की शुरुआत हो चुकी है। गठबंधन सरकार वो होती है जब उसमें विभिन्न राजनीतिक दल मिलकर अपनी सरकार बनाते हैं। तो क्या होता है, इसके लाभ भी हैं। इसके लाभ ये है कि विभिन्न विचारधारा के लोग मिलकर सरकार चलाते हैं, और सभी धर्मों के लोग मिलकर, सभी जातियों के लोग नेता मिलकर सरकार चलाते हैं, तो सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी लोगों को अपनी जो जनता है उसकी सेवा करने का मौका मिलता है। लेकिन इसकी हानि भी है। इसकी हानि ये है कि राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए क्या करते हैं, भारत को नुकसान पहुंचाते हैं, भारत की राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसके नुकसान भी है। विदेश नीति, किसी भी राष्ट्र द्वारा अपने हित साधने के लिए जो दूसरे देशों के साथ जो संबंध तय किए जाते हैं उसको विदेश नीति कहते हैं। विदेश नीति, भारत की जो विदेश नीति है उसको तय करने वाली जो चीज़ें हैं वो है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये अमेरिका का गुट है और ये रूस का गुट है, ठीक है, तो भारत इन दोनों ही गुटों से दूर रहेगा, इसको गुटनिरपेक्षता कहते हैं। पंचशील सिद्धांत क्या है, चीन और भारत के बीच में जो समझौता हुआ था उसको पंचशील सिद्धांत कहते हैं। पंचशील सिद्धांत जो है 1900 जवाहरलाल नेहरू और चीन के बीच में हुआ था, इसको हम आगे पढ़ेंगे। निःशस्त्रीकरण का मतलब ये है, विदेश नीति के तत्वों में पढ़ रहे हैं हम। निःशस्त्रीकरण का मतलब ये है कि पूरी जो दुनिया है उसमें परमाणु हथियार नष्ट कर दिए जाए, ठीक है, और पूरी दुनिया एक शांति की जगह हो जाए। तो भारत ये चाहता है कि पूरी दुनिया से जो ऐसे हथियार है जो पूरी मानव जाति खत्म कर सकते हैं, उन हथियारों को खत्म कर दिया जाए। साम्राज्यवाद का भारत विरोध करता है, उपनिवेशवाद का भारत विरोध करता है, ठीक है, ये हमारी विदेश नीति के महत्वपूर्ण तत्व है। भारत रंग भेद का विरोध करता है, ठीक है। भारत की जो जनसंख्या है वो विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको पता होगा कि इमरान खान ने जब संयुक्त राष्ट्र संघ में जब अपना
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जब संयुक्त राष्ट्र संघ में एक भाषण दिया तो उसने ये कहा था कि भारत ने कश्मीर की आज़ादी को ख़त्म कर दिया और पूरी दुनिया चुपचाप बैठी है। पूरी दुनिया इसलिए चुपचाप बैठी है क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है। ठीक है, दरअसल होता क्या है कि जैसे मान लो ये पूरा भारत है और इसमें 100 लोग रहते हैं केवल। ठीक है, इन 100 लोगों को के पास मोबाइल है, इन 100 लोगों के पास मोबाइल है अमेरिका के और चीन के। तो इन 100 में से 50 लोगों के पास तो अमेरिका के मोबाइल है और 50 मोबाइल है चीन के। अब क्या है कि हमने बाहर की जो चीनी कंपनियां हैं उनकी चीज़ों की हम खपत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इन 100 लोगों में से 50 लोगों के पास होंडा कंपनी है और चाइनीज कंपनी की कोई कंपनी की कार है। ठीक है, तो हम इनकी खपत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो हमारे पड़ोसी राष्ट्र क्या है, हमारी जनसंख्या जो क्या है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, लोग बात कहते हैं जनसंख्या विस्फोट, लेकिन इसके कुछ फायदे भी है। अगर हमारी जनसंख्या की जेब में पैसा है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत हमारे आगे झुक सकती है। इसलिए भारतीय जनसंख्या को तरक्की करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारत के पड़ोसी देशों से भी हमारी विदेश नीति निर्धारित होती है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो हमारा जो भारत है वो क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर ऐसी नीतियाँ बनाएगा जिससे आतंकवाद खत्म हो। ठीक है, भारत एक विश्व कुटुंब की विचारधारा का भी निर्धारण करता है। दरअसल भारत ये कहता है कि पूरे जो विश्व के जो मानव जाति है वो भाई भाई है। ठीक है, भारतीय बाजार है ये भी विदेश नीति को प्रभावित करता है। वैश्विक संगठन और भारत की भूमिका, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की सैन्य शक्ति भी विदेश नीति को प्रभावित करती है, ये आप लिख सकते हो सारी विदेश नीति कारकों में। भारत और इसके पड़ोसी देश, पहले भारतीय उपमहाद्वीप को समझिए। भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं उसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लगती है, यानी सीधे भारत से नहीं लगती, पीओके से लगती है। भारत के पड़ोसी देशों की जो सीमा है वो इस तरीके से है। पाकिस्तान की सीमा जो है 3300 किलोमीटर है, चीन की 3400 किलोमीटर है, बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा जो सीमा लग रही है वो बांग्लादेश की लग रही है। अगर आपको इन सीमाओं को याद करना है तो मैं एक सूत्र बताता हूँ आपको, आप याद करो बचपन से सबसे ज़्यादा सीमा हो गई बांग्लादेश से, फिर हो गई चीन से, फिर हो गई पाकिस्तान से और फिर हो गई नेपाल से हो गई हमारी 1752, फिर हो गई भूटान से, फिर हो गई अफगानिस्तान से, फिर हो गई श्रीलंका से। देखिए ये भारतीय उपमहाद्वीप है, ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये मालदीव हो गया, ये श्रीलंका हो गया। ठीक है, और ये नेपाल हो गया। ठीक है, ये बांग्लादेश हो गया और ये भूटान हो गया। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंग हो गए सारे। भारत और पाकिस्तान के संबंधों की जब आप बात करोगे तो आपको चीन का भी वर्णन करना पड़ेगा। जब आप भारत और चीन के संबंधों का वर्णन करोगे तो आपको पाकिस्तान का वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के वर्णन करने से पहले आपको भारत की जो स्वतंत्रता के समय और विभाजन के समय जो समस्या उत्पन्न हुई थी, जो मैंने बताया था आपको, हरी सिंह वाड़ी, उस समस्या को आपने लिखना है। आपको कश्मीर विवाद को लिखना है। पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट होते रहते हैं, इसलिए भारत के साथ जो नीति है पाकिस्तान की वो अलग होती रहती है। सिंधु नदी जल विवाद को लिखना है आपको। दरअसल क्या है कि जो सिंधु नदी है उस पर बांध बनाने जा रहे हैं हम। तो 1960 में सिंधु नदी को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौता हुआ था। तो ये समझौता हुआ था कि सिंधु नदी का जो जल है उसका पाकिस्तान भी उपयोग करेगा और भारत भी उपयोग करेगा, और इसका गवाह कौन है, विश्व बैंक। तो नदी जल विवाद से लेकर भी पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध जो है बिगड़ते रहते हैं, आप लिख सकते हो इसको। 1965 का युद्ध हुआ था 1965 में, 1964 में चीन के साथ हुआ था, 1965 में पाकिस्तान के साथ हुआ था, और उसके बाद में ताशकंद समझौता हुआ 1966 में। इस ताशकंद समझौते के दौरान जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनकी डेथ हो गई थी। बांग्लादेश के उदय में हमने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उससे हमें हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने बांग्लादेश के उदय में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बांग्लादेश के उदय के समय हमने बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों को हमने बंदी बना लिया था। तो उस सैनिकों को जब हमने आज़ाद किया तो उस समय शिमला समझौता हुआ था 1970-71 में। परमाणु बमों की राजनीति के बारे में भी आप लिख सकते हो। दरअसल पाकिस्तान जब हमने परमाणु बम बनाया तो 1974 के आसपास, तब पाकिस्तान ने भी फिर परमाणु बम बना लिया। फिर हमने जब 1998 में परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया। ठीक है, तो पाकिस्तान के और हमारे बीच में परमाणु बमों के हथियारों की दौड़ शुरू हो चुकी है। हालांकि हमने चीन के लिए परमाणु बम बनाया था, लेकिन पाकिस्तान ने परमाणु बम बना के हमारी योजना को फेल कर दिया। करगिल का युद्ध 1999 में लड़ा गया था। करगिल जो है कश्मीर में आता है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और भारत के बीच में आप संबंध लिख सकते हो कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है, भारत आतंकवाद से परेशान है। पाकिस्तान ने मुंबई अटैक करवाया। ठीक है, पाकिस्तान ने जो अपने जो आतंकवादी जो भारत पकड़ लेता है उनको छुड़ाने के लिए पाकिस्तान के जो आतंकवादी वो हाईजैक कर लेते हैं कभी कभी हमारे यानों को, हवाई जहाज़ों को। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में लिख सकते हो आप। सांस्कृतिक संबंधों के बारे में लिख सकते हो, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होना। ठीक है,
पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है जैसे हिंदू, सिख और ईसाई, इन पर जुल्म होता है। अहमदिया मुसलमानों पर भी जुल्म होता है, इसके बारे में आप लिख सकते हो। इनसे हमारे जो संबंध है वो खटास में पड़ जाते हैं। चीन जो है पाकिस्तान के बड़े भाई की भूमिका निभाता है और चीन जो है पाकिस्तान को आगे बढ़ाता है, और चीन पीछे से जो क्या है, पीछे से चीन को पाकिस्तान को बढ़ावा देता है और आगे कर देता है। इन चीज़ों को आप लिख सकते हो भारत पाकिस्तान संबंध में। भारत और बांग्लादेश के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि बांग्लादेश को 1971 में देश बनाने में इंदिरा गांधी जी ने काफ़ी योगदान दिया था। हमारी सेना चली गई थी बांग्लादेश में, ठीक है। ये एक नींव के पत्थर था बांग्लादेश के उदय में भारत की भूमिका। बांग्लादेश को जो भारत है वो आर्थिक संबंधों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे बांग्लादेश में कई जो बांध होते हैं, जैसे जल विद्युत के जो बांध होते हैं उनको भारत बनाता है, ठीक है। भारत उनमें योगदान देता है। नदी जल बंटवारों में भारत बड़े भाई की भूमिका निभाता है। जैसे तीस्ता नल जल्दी का विवाद है, वो भारत की राय है कि भाई बांग्लादेश ज़्यादा जल ले सकता है, ठीक है। बांग्लादेश और भारत के दोनों के बीच में एक बॉर्डर सीमा पर एक समझौता हुआ था अभी, तो हमने हमारी बांग्लादेश से जो बॉर्डर है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। सांस्कृतिक संबंध हमारे भारत से बहुत अच्छे हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है ओनार सोनार बांग्ला, वो भारत ने ही दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था उसको, ठीक है। भारत और बांग्लादेश में विवाद भी काफ़ी होते हैं, जैसे फरक्का जल विवाद को लेकर विवाद होता है, तीस्ता नदी को लेकर जल विवाद होता रहता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, उसको लेकर भी होता है। बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनसे जो हमारा असम है वो काफ़ी भरा हुआ है और हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। जो बांग्लादेश में चीन की भूमिका काफ़ी बढ़ती जा रही है, चीन बांग्लादेश तक पहुंच चुका है और बांग्लादेश को भारत के संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत और नेपाल के संबंध रोटी बेटी के हैं। नेपाल और भारत के बीच में, दोनों के बीच में बॉर्डर नहीं है, ठीक है, खुली सीमा है। नेपाल के लोग भारत में आ जा सकते हैं और भारत के नेपाल में जा सकते हैं, ठीक है। हम नेपाल को काफ़ी आर्थिक मदद देते रहते हैं। सांस्कृतिक घनिष्ठता है दोनों के बीच में। नेपाल में जब कोई नदी जल बांध बनता है और नेपाल जब उससे ऊर्जा प्राप्त करता है, विद्युत प्राप्त करता है, तो भारत उसमें योगदान देता है और भारत उसमें आर्थिक मदद भी देता है। भारत उसमें तकनीकी मदद देता है। आर्थिक मदद का मतलब होता है पैसे देना, तकनीकी मदद का मतलब होता है बांध को बनाने की टेक्निक देना। तो भारत दोनों तरीके की मदद करता है। नेपाल का जब कोई आंतरिक विवाद होता है तो उसमें भारत हस्तक्षेप नहीं करता है। आपको पता है नेपाल में राजाओं को कभी खत्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। नेपाल में कभी सैन्य शासन आ जाता है, नेपाल में नक्सलवादियों की सरकार आ जाती है, तो भारत उसके आंतरिक मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता। नेपाल में 2015 में भूकंप आया था तो भारत ने काफ़ी मदद की थी। तो नेपाल में जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है और बांग्लादेश में जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो भारत मदद करता है। भारत और नेपाल को दूर ले जाने वाले कारक, चीन देखिए भारत में नेपाल में घुस चुका है और चीन नेपाल को भारत से दूर कर रहा है। नदी जल विवाद, काली नदी को लेकर भारत और नेपाल के बीच में संबंध खटास में पड़ गए। आर्थिक नाकेबंदी और बॉर्डर को लेकर विवाद, देखिए जब नेपाल में जब मधेशी आंदोलन छिड़ गया था, जैसे मान लो कि ये नेपाल है, इस नेपाल के यहाँ पर तराई में जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं मधेशी, ये भारतीय ही हैं। तो नेपाल की जो राष्ट्रवादी सरकार है, ठीक है, वो राष्ट्रवादी सरकार क्या करती है, मधेशियों के जो मधेशियों के जो अधिकार हैं उनको खत्म करती है। तो मधेशी जो है वो आंदोलन छेड़ देते हैं। आंदोलन छेड़ने के बाद में भारत सरकार यहाँ पर कोई खाना वगैरह पहुँचा देती है। तो नेपाल क्या करता है, यहाँ पर आर्थिक नाकेबंदी कर देता है कि हमें तुम्हारा माल नहीं चाहिए। तो इस तरीके की आर्थिक नाकेबंदी हो गई थी 2015-16 में और बॉर्डर को सील कर दिया था नेपाल ने, ठीक है। तो ये भारत और नेपाल के संबंधों में आप इन चीज़ों को लिख सकते हो। भारत और श्रीलंका के संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण है और समुद्री सीमा से दोनों देश जुड़े हुए हैं, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा, ठीक है। श्रीलंका का जो एक स्टेट है कोलंबो, उस कोलंबो में काफ़ी भारत के जहाज जाके रुकते हैं। देखिए जो श्रीलंका में सीली बौद्ध है लगभग 75%। जैसे मान लो कि ये पूरा श्रीलंका का समुदाय है, इस समुदाय में इतना तो है बौद्ध समुदाय, बौद्ध धर्म के लोग, इतना समुदाय है तमिल के और थोड़े से मुस्लिम रहते हैं वहाँ पर। तो ये जो तमिल और जो मुस्लिम है ये भारतीय लोग बस चुके हैं वहाँ जाकर। तो ये जो तमिल और मुस्लिमों ने क्या किया, एक बार अलग देश की मांग कर दी श्रीलंका में और इन्होंने तमिल इलम टाइगर यानी लिट्टे का गठन किया 1970 के दशक में। लेकिन भारत ने देखी इसका साथ नहीं दिया लिट्टे का, तभी तो राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। अगर राजीव गांधी लिट्टे का साथ देता तो राजीव गांधी की हत्या नहीं होती। तो राजीव गांधी ने क्या किया, वहाँ पर सेना भेजकर और लिट्टे के खत्म की प्रोसेस को शुरू किया। इससे लिट्टे नाराज हो गया और राजीव गांधी को चुनाव के दौरान बम विस्फोट में उड़ा दिया। भारत ने लिट्टे के आंदोलन को दबाने के लिए श्रीलंका सरकार का साथ दिया था और राजीव सरकार ने वहां सेना भेज दी थी। बाद में राजीव गांधी की हत्या 1993 में कर दी गई। भारत और श्रीलंका के विवाद के जो तत्व हैं वो है श्रीलंका में तमिल समुदाय, टाइगर यानी लिट्टे, श्रीलंका का गृह युद्ध, श्रीलंका द्वारा चीन को अपनी जमीन कब्जे में देना, चीन से नजदीकियां बढ़ाना, श्रीलंका में जातीय संघर्ष। भारत और चीन संबंधों में आप पाकिस्तान का जिक्र जरूर कर दें। श्रीलंका, नेपाल, भूटान,
ठीक है। और क्या कहते हैं, पाकिस्तान, इन सब में चीन अपनी जो गतिविधियां हैं वो बढ़ा रहा है। इन चीज़ों का आप लिख दें भारत चीन संबंधों में। इतिहास के झरोके से देखें तो भारत और चीन काफ़ी करीब रहे हैं। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, हीनयान हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ऐसे बौद्ध यात्री थे जिन्होंने नालंदा और विक्रमशिला जैसे जो विश्वविद्यालय थे, जो बौद्ध धर्म के जो केंद्र थे, वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की और यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो वापस चीन लौट गए। तो भारत और चीन के संबंधों में काफ़ी प्राचीन जो संबंध है उनमें काफ़ी घनिष्ठता है। 1911 में चीन में सन्यात सेन के नेतृत्व में क्रांति हुई थी और राजतंत्र का अंत हुआ था, किंग राजवंश का अंत हुआ था। ठीक है। माओ का काल जो है वो 1949 से 1976 तक रहा था। माओ के काल में ही भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1964 में। ठीक है। माओ जो है वो काफ़ी राष्ट्रवादी नेता था। ठीक है। इसने पहले तिब्बत पर कब्जा किया। तिब्बत के कब्जा करने के बाद में इसने हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे उसके साथ एक समझौता किया, जिसे पंचशील समझौता कहते हैं। लेकिन बाद में इसने ही सेना भेजकर भारत से युद्ध छेड़ दिया। चीन से सीमा विवाद हमारे चलते रहते हैं। चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा है। चीन इस मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार करता है, जबकि भारत इस मैकमोहन रेखा को मानता है। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, लेकिन तिब्बत के जो शरणार्थी थे वो भारत में आकर रहने लगे, तो इससे चीन चिढ़ गया। दलाई लामा को आपने क्यों रखा, चीन ये बात कहता है हमसे। चीन की पाकिस्तान जो पॉलिसी है वो भारत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। चीन की जो नेपाल पॉलिसी है, बांग्लादेश की जो पॉलिसी है वो भारत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। चीन है ना, सड़क और समुद्र में इस तरीके से यात्राएं कर रहा है और इस तरीके से सड़कें बना रहा है और इस तरीके से रेशम मार्ग बना रहा है कि वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध है, इसलिए भारत और चीन के बीच टकराव जो है वो कम हो जाते हैं। ओस्प्रे क्लब में आपका स्वागत है दोस्तों। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे PDF मंगा सकते हैं मेरे से। गुट निरपेक्ष आंदोलन, देखिए एक तरफ अमेरिका का गुट था और एक तरफ सोवियत संघ का गुट था। रूस से पहले जो सोवियत संघ था वो उसका गुट अलग था और अमेरिका का गुट अलग था। तो पूरी दुनिया क्या है, इन दोनों गुटों में बढ़ती जा रही थी। ऐसे में भारत आज़ाद हुआ था और भारत ने आज़ाद होने के बाद में शीत युद्ध के दौरान इन दोनों गुटों से दूर रहने का फैसला किया। ठीक है। और एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। दुनिया के देश मुख्य तौर पर दो हिस्सों में बट गए थे। कुछ ने अमेरिका का साथ दिया और कुछ ने सोवियत संघ का साथ दिया, सोवियत रूस का। इसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। शीत युद्ध में शीत युद्ध कोई हथियारों से लड़ा हुआ युद्ध नहीं था, जबकि वैचारिक तौर पर लड़ा गया युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और 1991 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ तब तक शीत युद्ध चलता रहा। सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध खत्म हो गया, लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी है। एशियाई सम्मेलन 1947 में हुआ था। ठीक है। इस एशियाई सम्मेलन में अफ्रीका, ठीक है, और भारत के बीच में भाईचारा विकसित हुआ था। बांडुंग सम्मेलन जो है वो 1955 में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति सुकर्नो और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और घाना के राष्ट्रपति एन क्रूमा जैसे नेताओं ने भाग लिया था। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ लेते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेताओं के नाम लिखो, तो आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं। जवाहरलाल नेहरू, सुकर्नो, ठीक है, नासिर और एन क्रूमा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का वर्णन आपको तब करना है जब असंलग्नता की नीति के बारे में पूछे। असंलग्नता का मतलब होता है किसी के साथ नहीं लगना। जैसे मान लो दो आदमी लड़ रहे हैं और आप जाके एक आदमी के साथ लग गए और दूसरे आदमी को आप दोनों मिलकर मार रहे हो, तो ये हो गया संलग्नता की नीति। जबकि आप दो लोग लड़ रहे हैं तो आप जाके उन दोनों को बचा रहे हो, ये बोला जाएगा असंलग्नता की नीति। सार्क क्या है? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। पहले तो इसका पूरा नाम याद करना, ठीक है। फिर इसके ये याद करना कि इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और अभी इसके सदस्य देश कितने? 8, ठीक है। इसके सदस्य देशों के नाम है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और मालदीव। पहले तो आपको भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम लिखना है, फिर एक अफगानिस्तान का और नाम लिख देना है। ये सदस्य हो जाएंगे सार्क के। सार्क की स्थापना के क्या उद्देश्य है? किसी भी संगठन का आ जाए, जैसे UNO की स्थापना क्या उद्देश्य है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना क्या उद्देश्य थे, ठीक है, या कोई और संगठन आ जाए, कोई सा भी संगठन आ जाए कि उसकी स्थापना के क्या उद्देश्य है, तो आपको क्या क्या लिखना है? ये सारी चीज़ें लिखनी है। क्षेत्र में शांति और सुरक्षा, सहयोग की भावना, आतंकवाद का मुकाबला, आर्थिक विकास, शिक्षा, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास, यूरोपीय संघ की तरह एकजुट होना, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। सांस्कृतिक विकास का मतलब होता है जब दो देशों की जनता जो है आपस में प्यार और मिलजुल कर रहती है, क्रिकेट मैच खेलती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मिल्खा सिंह की जो दौड़ हुई थी पाकिस्तान में, ऐसी दौड़ दौड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सांस्कृतिक विकास। या भारत की फिल्में पाकिस्तान में देखी जाए, पाकिस्तान की फिल्में भारत में देखी जाए, तो वो बोला जाएगा सांस्कृतिक विकास, ठीक है। सार्क की उपलब्धियाँ, सार्क की उपलब्धियों के बारे में आप लिखोगे। सार्क क्षेत्रीय विकास, बातचीत का मंच तैयार किया, स्वास्थ्य में सहयोग दिया, अंतरिक्ष में सहयोग किया,
हमने क्या किया, अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट बनाया। अब इस सैटेलाइट को भारतीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि सार्क के देश इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमने अंतरिक्ष में सहयोग किया। पड़ोसी देशों के साथ हमारे नजदीकी का बड़ी सार्क की सफलता, चीन ने इसमें सफल करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान ने भी इसमें आतंकवाद को घुसेड़ दिया। लिट्टे ने भी इसको काफ़ी कमजोर किया। नदी जल विवादों ने सार्क को कमजोर किया। आतंकवाद ने सार्क को कमजोर किया। असहयोग ने सार्क को कमजोर किया। परमाणु बमों की जो राजनीति है उसने इसको कमजोर किया। ठीक है, अशांति ने इसको कमजोर किया। ड्रग्स के व्यापार ने इसको कमजोर किया। देखिए, अब आपकी जो चौथी यूनिट है उसमें से आने वाले प्रश्नों के बारे में देखिए। भारतीय समाज की संरचना और उसकी समस्याएं। ठीक है, भारतीय समाज कैसा है? भारतीय समाज में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, विभिन्न तरीके के विभिन्न खान पान वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो एक समाज में बने हुए हैं, जिसको आप कहते हैं भारतीय समाज। भारतीय समाज की समस्याएं क्या है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, सांप्रदायिकता, महिलाओं के सम्मुख कई चुनौतियां हैं, जैसे बलात्कार की, ठीक है, उनके अपहरण की, ठीक है, उनमें एनीमिया बीमारी हो जाती है, उनमें भुखमरी फैलती है। ठीक है, वो जब बच्चे पैदा करती हैं तो उस समय कई महिलाओं की डेथ हो जाती है, कई बच्चे कमजोर पैदा होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको भारतीय समाज में लिखनी है। बच्चों की समस्याएं, बच्चे भूखे रहते हैं, बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, कई छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े कारखानों में मजदूरी के रूप में रख दिया जाता है। बच्चों को अपने संपूर्ण विकास या सर्वांगीण विकास की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बुजुर्गों को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब तो बुजुर्गों के लिए क्या बनाए जा रहे हैं? वृद्धाश्रम, उसमें छोड़ा जा रहा है। ठीक है, बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें आप दिल्ली की जो निर्भया का जो कांड हुआ था उसका वर्णन कर सकते हो। चोरी डकैती बढ़ती जा रही है। जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है इतनी? देखिए, जनसंख्या वृद्धि दो तरीके से होती है। एक तो होती है जन्म और मृत्यु दर से। अगर जन्म दर बढ़ती जा रही है, ये जन्म दर बढ़ रही है, और मृत्यु दर कम होती जा रही है, ये मृत्यु दर कम है, तो इतना हिस्सा क्या है? जनसंख्या में जुड़ जाएगा। तो मृत्यु दर का कम होना और जन्म दर का बढ़ना जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। एक जनसंख्या वृद्धि का कारण ये भी है कि यहाँ पर कोई लोग रह रहे हैं और वो उठकर यहाँ आ गए, तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ गई, तो इसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसको बोलते हैं प्रवास। जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है? जनसंख्या विस्फोट के कारण है जन्म दर में बढ़ोतरी, जनसंख्या विस्फोट के कारण है मृत्यु दर में कमी, प्रवास का बढ़ना। ठीक है, और इसके अलावा आर्थिक संपन्नता, ठीक है, गरीबी का कम होना, ठीक है, बेरोजगारी का घटना। ठीक है, ये जनसंख्या विस्फोट के कई सारे कारण हैं। आर्थिक उन्नति, ये शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, सांप्रदायिकता, ये सब भी जनसंख्या विस्फोट के कारणों में आप लिख सकते हो। सांप्रदायिकता का मतलब होता है हिंदू और मुस्लिम के बीच में झगड़ा, हिंदू और सिख के बीच में झगड़ा, ठीक है, हिंदू और ईसाइयों के बीच में झगड़ा, ये सब सांप्रदायिकता की श्रेणी में आता है। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, देखिए, भारतीय समाज की जो समस्याएं मैंने ऊपर लिखी है वही जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों में आप लिख सकते हो। भारतीय समाज के उत्थान के लिए जो आंदोलन हुए थे, सर सैयद अहमद खान ने आंदोलन चलाया था, अलीगढ़ आंदोलन, मुस्लिम समाज को उन्नत करने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में तो ये कहा जाता है कि जब वो चलते थे रोड पर और तब उन्हें कोई गरीब मिल जाता था तो अपना कोट उसको पहना देते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो विधवा महिलाएं हैं उनके विवाह के लिए काफ़ी, और महिलाओं की शिक्षा के लिए काफ़ी योगदान दिया। ठीक है, ऐसे कारण बताइए जिनके आधार पर जातीय कठोरता में कमी आई। ब्रह्म समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय, प्रार्थना समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, सॉरी प्रार्थना समाज नहीं है, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। ज्योतिबा फुले ने शक्ति शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। ज्योतिबा फुले को काफ़ी परेशान किया जाता था। ज्योतिबा फुले जो है वो दलित जाति थे, और ज्योतिबा फुले की जो सावित्री बाई फुले थी वो भी काफ़ी योगदान देती थी जातीयता को खत्म करने के लिए। राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय जो थे वो हिंदू धर्म की जो कठोरता है उसके काफ़ी विरोधी थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हिंदू और जो मुस्लिम है वो भारत की दो आंखें हैं। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था कि जब तक हिंदू और मुस्लिम भारत में एक नहीं होंगे तो भारत में तरक्की नहीं कर पाएगा। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था कि एक साधु को मंदिर में बैठने की बजाय फुटबॉल खेलना चाहिए, यानी उनका मतलब यह था कि हमें शारीरिक रूप से फिट रहना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। आर्य समाज ने जो है वो वेदों की ओर लौटने का कार्यक्रम बनाया था। दक्षिणी भारत में भी कई जातीय आंदोलन उठ खड़े हुए थे, तो उन्होंने क्या किया था, जो हिंदू धर्म की कठोरता थी उसको दूर किया था। बाबा साहब अम्बेडकर जो थे उनका दलित आंदोलन भी काफ़ी फेमस रहा। ठीक है, बाबा साहब जी तो उन्हें समझौता भी कर लिया था। इन्होंने तो अपने लिए अलग से क्या कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन की जो पद्धति है उसकी नींव रख दी थी। यूनिट 5 में से आपके सवाल आता है विज्ञान और तकनीक में योगदान। नृत्य के सबसे ज़्यादा योगदान आता है, नृत्य के बारे में सवाल आता है आपके।
भारतीय शास्त्रीय नृत्य वो है जिनके आधारभूत नियम होते हैं और जो दिशा निर्देशों से चलते हैं, और गृह और गुरु और शिष्य की जो परंपरा उसमें होती है। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य दोस्तों, भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु में होता है, कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश में होता है, कथकली है जो केरल में होता है, मोहिनी अट्टम केरल में होता है, ओडिसी उड़ीसा में है, मणिपुरी मणिपुर में है, कथक उत्तर प्रदेश में है और क्षत्रिय नृत्य असम में है। ये 8 नृत्य हैं, इनके नाम याद करने हैं आपको, कौन से स्टेट में कौन सा नृत्य है। आपके डायरेक्ट परीक्षा में पूछते हैं इस चीज़ को। तो इसमें आपको देखिए मणिपुर ओडिसी के बारे में तो याद करना है नहीं, क्योंकि इससे तो आप स्टेट का नाम याद कर लोगे। कथक उत्तर प्रदेश में है और कथकली केरल में है, ठीक है। क्षत्रिय असम में है जो सबसे लास्ट वाला है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जो हमारा योगदान है वो आर्यभट्ट से शुरू करिए आप। आर्यभट्ट जो है उन्होंने आर्यभट्टियम की रचना की थी और गणित के काफ़ी सूत्रों को दिया था। ब्रह्मगुप्त ने भी जीरो की जो अवधारणा थी उसको विकसित किया था। भास्कर आचार्य ने बीज गणित की अवधारणा दी थी। चरक संहिता ने औषधियों के बारे में बताया था। सुश्रुत संहिता ने शल्य चिकित्सा के बारे में बताया था, ठीक है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमने इसरो की स्थापना की, इनसेट प्रणाली का गठन किया, दूर संवेदी प्रणाली का गठन किया। इनसेट का मतलब होता है संचार प्रणाली और दूर संवेदन प्रणाली का मतलब होता है जैसे मान लो कि ये कोई जंगल है, ठीक है। इस जंगल में कितने पेड़ हैं और इस जंगल का कितना आवरण पेड़ों से ढका हुआ है, इसको आप देखना चाहते हो तो आप किससे देखोगे? दूर संवेदन प्रणाली से। दूर संवेदन प्रणाली में क्या होता है, ये ऊपर कुछ लगा रहता है, तो ऊपर ये जो लगा रहता है सैटेलाइट, ये सैटेलाइट यहाँ से इसको देखता रहता है, ठीक है। परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में हमने काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल की है। साहित्य के क्षेत्र में हमने आनंदमठ लिखा था, जिससे हमने हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो अस्तित्व में आया। रविंद्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में जो है हमने काफ़ी योगदान दिया है। काफ़ी विदेशों से काफ़ी लोग आकर यहाँ पर चिकित्सा की, संचार के साधनों में हमने काफ़ी तरक्की की है।